नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में। मैं हूं कृष्णा। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एविएशन इन्फ्लुएंजा और ब्लड फ्लू। इस क्वेश्चन में आपसे एविएशन इन्फ्लुएंजा या फिर आप बोल सकते हैं ब्लड फ्लू के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में ये है आपके सामने फर्स्ट स्टेटमेंट, और उसके बाद ये आपके सामने सेकंड स्टेटमेंट, और नीचे है ये आपके सामने ये पूरा थर्ड स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये चार ऑप्शन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है पीपल कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड लाइव और डेथ बर्ड्स कैन बी गेट इन्फेक्टेड विद द H5N1 बर्ड फ्लू। यानी कि अगर आप किसी भी बर्ड के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो डेड है या जिंदा है किसी तरह के, और उनमें ये एक तरह से ये वायरस है, तो आपको बर्ड फ्लू हो सकता है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है इट स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन कैरी करने वाला ये डिजीज आप बोल सकते हो। और थर्ड आपसे बोल रहा है इट अटैक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मे कॉज टू सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज न्यूमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स। यानी आपको ये बीमारी हो सकती है अगर आप इस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, ब्लड फ्लू आपको होता है तो तीन स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी की बात करें तो आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट, ये दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अब डिटेल में बात करते हैं बर्ड फ्लू, जिसे एक और नाम से बुलाया जाता है एविएशन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी बोला जाता है। इसमें जनरली होता ये है कि जब भी आप किसी बर्ड के कांटेक्ट में आते हैं, बर्ड जिसके अंदर ये वायरस है, अगर वो डेथ हो गई उसके भी कांटेक्ट में, या फिर आपके जिंदा बर्ड है अगर उसके भी कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको ये वायरस होने के पूरे चांसेस है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको H5N1 बर्ड फ्लू हो सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आप ये बोलें कि ये पर्सन टू पर्सन कैरी करने वाला डिजीज है, बल्कि ये एनिमल टू बर्ड या एनिमल टू ह्यूमन बीइंग को कांटेक्ट में आने वाला ये एक तरह से बीमारी आप कह सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यानी कि इसमें इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर, इसके बारे में ये स्टेटमेंट था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली गई है कि इस बीमारी से या इस डिसीज में होता ये है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये अटैक होता है, और हमें कई तरह की बीमारी हो सकती है जिसके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स हमें हो सकता है। बेसिकली इसके अंदर जो आप सिम्टम्स आप बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या होते हैं कि हमें फीवर होने लगता है, कफ होने लगता है, थॉट की प्रॉब्लम हो जाती है, और इस तरह के हमारे एब्डोमिनल पेन वगैरह हमें होने लग जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नाइल रिवर के बारे में पूछा जा रहा है, और नाइल रिवर के बारे में, जिसे नील नदी हम हिंदी में बोल देते हैं, इसके रिगार्डिंग में आपसे बोला जा रहा है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द अफ्रीका ड्रेन इनटू। यानी कि इसके ओरिजिन और एक तरह से कहां एंड होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपसे फर्स्ट में बोला जा रहा है कि रेड सी के अंदर से ये कॉन्टेक्ट करती है, ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट। सेकंड आपसे बताया जा रहा है कि मेडिटेरियन सी से इसका लेना देना है, और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि भी लेक विक्टोरिया से ये कनेक्टेड है। तो इन तीनों में से किससे कनेक्टेड है नाइल रिवर, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बात करें ओनली थर्ड जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ये करेक्ट है। और ऑप्शन सी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड यानी मेडिटेरियन सी और लेक विक्टोरिया ये दोनों इससे रिलेटेड है, ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, नील नदी के बारे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो नील रिवर कह लीजिए या नाइल रिवर कह लीजिए, इस रिवर की बात करें, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसके ओरिजिन और इसके कहां तक ये एंड होता है उसके बारे में अगर डिटेल में जाने तो ये जो स्टार्ट होता है नील नदी जो हम जिसे कहते हैं, इसे दो तरह की नदी को कंबाइंड करके एक नील नदी बनती है। सबसे पहले अब बात करते हैं ब्लू नाइल की। ब्लू नाइल या ब्लू नील नदी की अगर हम बात करें, ये लेक टना से स्टार्ट होती है जो कि इथोपिया के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें लेक विक्टोरिया की बात करें, तो लेक विक्टोरिया से ये ओरिजिन होता है, आप ये कह सकते हैं व्हाइट नाइल रिवर का। और ये दोनों जब कंबाइंड होकर हो जाती है, कंबाइंड होने के बाद ये मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है, ये आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपको दे रखा था कि ये दो चीजें दे रखी थी आपको, मेडिटेरियन सी और उसके अलावा
लेक विक्टोरिया, ये दोनों करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो डी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है आपसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इस रिवर के ऊपर एक डैम बनाया जा रहा था और उस डैम के रिगार्डिंग में 2011 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इस रिवर के ऊपर, और इसके ऊपर 3 कंट्री के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में। अब ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो गई है। अब इस तीनों कंट्री ने मिलकर के ये डिसाइड कर लिया कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर ग्रुप के अंदर ये कंट्री आती है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम इसके ऊपर डैम बना लेंगे, जिस डैम का नाम आप देख सकते हैं ग्रांड रेनेसेंस डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि इस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये एक तरह से स्पेशलाइजेशन एजेंसी है, आप ये कह सकते हो यूनाइटेड नेशन के अंदर, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि इसका जो काम है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का काम करता है, किस चीज के ऊपर ये फोकस करता है। तो इसके रिगार्डिंग में ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और ये है आपके सामने थर्ड स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें बोला जा रहा है कि सपोर्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि जो जितनी भी कंट्री है उनकी जो नेशनल पॉलिसी हेल्थ से रिलेटेड है उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, उनकी कवरेज बढ़ाने का ये काम करती है। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है प्रिपेयर फॉर द हेल्थ इमरजेंसी बाय आइडेंटिफाइंग मिटिगेटिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। कोई भी इमरजेंसी क्रिएट होती है हेल्थ से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग में ये उसे आइडेंटिफाई करती है, और उसके रिगार्डिंग में जो भी रिस्क वगैरह होता है उसके जो भी स्टेप लिए जा सकते हैं वो स्टेप लेने का काम करती है WHO। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि हेल्थ एंड वेलबींग प्रियोरिटी हेल्थ इन द पॉलिसी एंड द हेल्थ सेटिंग, यानी इनका ये फोकस होता है कि लोगों का अच्छा वेलबींग हो, उनकी ये प्रियोरिटी हेल्थ सेक्टर पे हो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर, इस तरह का टारगेट रखती है WHO। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन सी की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर ऑप्शन डी की बात करें, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो WHO की अगर डिटेल में बात करें, इसकी फंक्शनिंग की बात करें, यानी तीनों जो इसके फंक्शन आपको दे रखे थे तीनों ही करेक्ट है, यानी कि आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो इसका करेक्ट आंसर डी है। अब डिटेल में जानते हैं कि मेन मोटो क्या है WHO का। WHO का मेन मोटो ये है कि पूरी वर्ल्ड में यूनिवर्सल लेवल पे हेल्थ कवरेज को बढ़ाना, लोगों को इसके रिगार्डिंग में अवेयर करना, लोगों को एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उनको डिसीज के लिए जो भी इलाज हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग में काम करना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है इंडिविजुअली, हर एक गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिसी होती है उसके अंदर जो हेल्थ का पॉइंट डालना है, लोगों की हेल्थ के रिगार्डिंग में उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ये इनका मेन काम होता है। और इमरजेंसी कंडीशन जब भी क्रिएट होती है तो उसके लिए वो प्रिकॉशन मेजर लेना भी WHO का ही काम होता है। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये तीनों ही आपको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के रिगार्डिंग में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे PIL, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, एक्चुअल में इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि PIL द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्स विच ऑफ द जुडिशली अंडर देम, यानी कि PIL को जो फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किसके अंडर ये फाइल किया जाता है, ये किस कैटेगरी के अंदर इसे फाइल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि एक एडवाइजरी जुडिरिक्शन के अंदर इसे फाइल किया जाता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जाए रिट जुडिरिक्शन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में से फाइल किया जाता है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि एपीलेट जुडिशरी के अंदर इसे डाला जाता है। और डी में आपसे बोला जा रहा है ये ओरिजिनल जुडिरिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। तो आपको जो भी लगता है करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अगर बात करें तो ये किसी भी कोई कॉमन प्रॉब्लम हो किसी सोसाइटी के अंदर तो एक साथ सब ग्रुप मिलकर के ये PIL फाइल किया जाता है। इसके लिए कोई बड़ा केस नहीं होता, इसे डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में भी डाल सकते हो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डाल सकते हो। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो इसे आर्टिकल 226 के अंदर ये हमें एम्पावर करता है कि हम हाई कोर्ट में जाकर के PIL डाल सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप कह सकते हो हम PIL फाइल कर सकते हैं। इसे जो इंट्रोड्यूस किया था 1980 में हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसकी जो जुडिरिक्शन की अगर बात करें तो ये एक तरह से रिड जुडिरिक्शन के अंदर ये आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट वाज इन एक्ट फॉलोइंग कैंपेन लॉन्च बाय द ब्रह्म समाज सिमिलर मैरिज सेरेमनीज, यानी कि जो मैरिज वगैरह होती है उसमें जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस वगैरह होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरह से कह सकते हो आप कि एक ब्रह्म समाज का उन्होंने एक मोर्चा संभाला था और बाद में इसे एक्ट में से तब्दील कर दिया गया था, या आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट प्रोहिबिट द इंटरफेथ मैरिजेस। इंटरफेथ मैरिजेस का मतलब ये है कि अगर कोई हिंदू है, अगर कोई दूसरा मतलब एक जो मैरिज कर रहे हैं, मतलब कोई एक हिंदू है और एक कोई मुस्लिम अगर आप मान लीजिए, तो इन दोनों की मैरिज को ये परमिट नहीं करता, इसे प्रोहिबिट करता है। यानी कि डिफरेंट फेथ, अलग अलग रिलीजन वाले लोग एक साथ मैरिज नहीं कर सकते, इस चीज को ये प्रोहिबिट करता है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए की बात करें, इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है सिर्फ, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली जो ये क्या नाम आपके पास दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये आप करेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन डी में बात करें तो आपके पास जो ये दोनों ही स्टेटमेंट दे रखे हैं दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें ये बोला गया कि ब्रह्म समाज का एक कैंपेन आप कह सकते हैं जिसकी वजह से ये एक्ट हमारे सामने आया, जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो मैरिज वगैरह में बहुत ज्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ज्यादा जो खर्चा होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरह से मुहिम या कैंपेन स्टार्ट किया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा, जिसमें आप बोल सकते हो केशव चंद्र सेन के द्वारा इस तरह का ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो ये जो बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें ये बोला गया कि ये डिफरेंट फेथ वाले यानी कि डिफरेंट रिलीजन वाले लोगों को ये प्रोहिबिट करता है। स्टार्टिंग में ऐसा था कि ये एक रिलीजन को फोकस करता था, लेकिन बाद में 1954 में इसमें थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हो अमेंडमेंट कर दिया गया। अब इसमें ये बोल दिया गया कि इसमें वन रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही इसके अंदर से हटा दिया गया, यानी कि आप डिफरेंट फेथ वाले भी लोग भी मैरिज कर सकते हैं। इस चीज को ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था ये अब गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो मेजर पोर्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आंसर है आपके सामने कि जो मेजर पोर्ट हमारी कंट्री के अंदर कांदला पोर्ट है, उसके बाद JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू ये पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये जो है इसके में है। उसके बाद आप नेक्स्ट एक एक करके लोकेशन वाइज आप देख सकते हो कि इसकी लोकेशन क्या है किस पोर्ट की और ये कितना इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री में है। वैसे तो बहुत सारे पोर्ट हैं, लेकिन मेजर पोर्ट की बात करें तो ये आपके सामने कुछ मेजर पोर्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इधर से। ये कोलकाता एक पोर्ट है, नेक्स्ट पारादीप पोर्ट है, उसके बाद विशाखापट्टनम, और उसके बाद ये चेन्नई के बाद तूतीकोरिन के बाद आप देख सकते हैं कोचिन के बाद ये मैंगलोर पोर्ट है, मैंगलोर के मोरामुगाव पोर्ट है, उसके बाद ये मुंबई पोर्ट आप बोल सकते हो, और उसके बाद नेक्स्ट जो गुजरात के अंदर आता है कांदला पोर्ट। यानी कि ये कुछ ऐसे पोर्ट है हमारी कंट्री में जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो भी हमारा जो ट्रेड सी रूट से होता है इनके थ्रू ही हमारा ट्रेड होता है। दिसंबर 28 से लेकर के जनवरी 3 तक का सारा करंट अफेयर इसके अंदर कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन पे आपके आ ही रही है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपने मेरा, तो ज्वाइन कर लीजिए इसे सर्च करके, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इस नाम से इस तरह से आप अगर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।